आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आज ये चैप्टर पूरा करवा देंगे। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान परिवर्तित किया जाता है। तो लिखेंगे ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का मान परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का मान चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब ये आप कहोगे कि सर अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? वैसे तो ये इस चैप्टर से जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसमें हमें ये दो चीज पढ़ने को मिलेगी, स्वयं प्रेरण और एक होगा अन्योन प्रेरण। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। वैसे इससे बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे इससे पहले वाला उसमें ये अच्छे से आ जाएगा। अन्योन प्रेरण क्या है कि जब हमें एक कुंडली में परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो दूसरी कुंडली से संबद्ध होता है, ठीक है। तो वो अन्योन प्रेरण कहलाता है। इसके बारे में आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर अपन ने छोड़ दिया उसमें अपन अध्ययन करेंगे। आगे देखो, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की रचना के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, पटलित लौह क्रोड की आयताकार पट्टिका एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। बीच में विद्युत पदार्थ होता है। और अपन बात करें उस आयताकार पटलित क्रोड पर दो कुंडलियां लपेटी जाती है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली वह कुंडली जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवेशित की जाती है और द्वितीय कुंडली वह कुंडली जिससे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता परिवर्तित होकर हमें प्राप्त होती है, अर्थात उसका मान हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए देखिएगा,
ये जो है वो प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में वोल्टता जो है उसको हम Vp से लिखते हैं, प्राइमरी वोल्टेज, और जो फेरों की संख्या है उसको हम Np से लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। इधर जो द्वितीयक कुंडली है उसमें वोल्टता को Vs से लिखते हैं, फेरों की संख्या को Ns से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Ns से। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की कुंडली होती है, एक तो प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हमें Np से लिख रहे हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को हम Ns से लिख रहे हैं। अब बात आती है सिद्धांत की, तो बात अपना सिद्धांत की करेंगे। तो मैंने कहा सिद्धांत जो है अपना वो क्या है? सिद्धांत में क्या है कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। और अन्योन प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब हमें प्राइमरी कोयल के अंदर, प्राथमिक कुंडली के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो परिवर्तित है, जिससे प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और प्राथमिक कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है? संबद्ध होता है। अर्थात जैसे जैसे हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे ही द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। प्राथमिक में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही एक अन्योन प्रेरण का सिद्धांत है। अब यहां पर क्या है ये एक बार नोट कर लो। आगे देखो, जब हम प्राथमिक कुंडली में Vp वोल्टता लगाएंगे तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन लिखेंगे एप्सिलॉन ES। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वो जो होगा वो आएगा -d∅/dt। ये प्रत्येक फेरे से संबद्ध है। यदि द्वितीयक कुंडली में NS फेरे हैं तो यहां पर क्या आएगा? -NS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं कि प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे। प्राथमिक कोयल में हमने अल्टरनेटिव करंट फ्लो की है, तो उसमें अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिससे हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा और वो आया है ES। ठीक इसी प्रकार से हमें प्राथमिक कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा लेंज के नियम से, वो आएगा एप्सिलॉन P या EP। ठीक है,
वो आएगा एन पी अपॉन डी फाई अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों कुंडलियों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल लिया। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आई है, उन दोनों को अपने क्या करेंगे, अपन इसको ये कह सकते हैं कि ये वी एस ई एस के बराबर होगा, ये वीपी ईपी के बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दोगे तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट प्राप्त होगा, और वो रिजल्ट क्या है वो देख लो आप। ये जो मैंने समीकरण लिखा है वो लेंज के नियम से लिखा है। लेंज के नियम में जो एप्सिलॉन आता है वो डी फाई अपॉन डी टी होता है, और साथ में माइनस का चिन्ह आता है जो वहां दिशा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ फेरों की संख्या ns थी तो ns से गुणा कर दिया, यहाँ पे np थी तो साथ में किसको गुणा कर दिया, np। तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया तो Vs अपॉन Vp बराबर Es अपॉन Ep बराबर माइनस ns डी फाई अपॉन डी टी अपॉन माइनस np डी फाई अपॉन डी टी। कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां आया है Vs अपॉन Vp Es अपॉन Ep बराबर Ns अपॉन Np। समीकरण नंबर 3। हमारे पास फेरों की संख्या में और वोल्टता के बीच ये संबंध आ गया, यहां तक नोट करें। ठीक है, उसके बाद यदि यह माना जाए कि ट्रांसफॉर्मर में कोई शक्ति हानि नहीं होती, अगर हम ये माने कि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी शक्ति की हानि नहीं हो रही, मतलब शक्ति में बोल के आप यहां पे ऊर्जा बोल सकते हो, ऊर्जा हानि नहीं होती है, तो हम ये कहेंगे तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर होगी द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती है तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीयक कुंडली की शक्ति के क्या होगी, बराबर होगी। इसका अर्थ है PP बराबर PS। ठीक है, और पावर क्या होता है, P बराबर VI, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI। अब हम याद रखेंगे तो VP IP बराबर VS
IF, यही तो रखेंगे ना। अब हमें संबंध बढ़ाना है VS अपॉन VP में, तो इसका इधर भाग दो, तो VS में VP का भाग दिया, और इधर IP में किसका भाग लगाओगे, IS का भाग लगाओगे। समीकरण नंबर 4 क्या किया है, इधर हमारे पास VS अपॉन VP है, ठीक है, तो हम इधर VS अपॉन VP बनाएंगे, तो VS में VP का भाग दे दिया, तो इधर IS को इधर ले जाओ, तो IP में IS का भाग लग गया। समीकरण नंबर 4 यहां तक नोट करो। अभी हो गया। उसके बाद देखो समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 से अपन करेंगे, तो यहां पर देखो VS अपॉन VP, उधर VS अपॉन VP, VS अपॉन VP इधर इनके बराबर है, तो इधर ये इसके बराबर आएगा, तो देखो क्या लिखेंगे, VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IF। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5, ये हमारा एक लास्ट संबंध आ गया ट्रांसफार्मर का, वोल्टा का, फेरों की संख्या का और करंट का, ठीक है। अब देखिएगा ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार, देखिए ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करेंगे ना अपन, तो यहां पर देखिए आपके पास यहाँ पे जो है वो है VS अपॉन VP, NS अपॉन NP, IP अपॉन IS। अब अगर अपन सही ढंग से बात करना चाहते हैं तो देखिए यहां संबंध मिल रहे हैं। अगर मैं इधर बता रहा हूं, एक बार इधर देखिएगा, फर्स्ट संबंध क्या है, यदि ऐसा हो NS ग्रेटर देन NP, तो इसका अर्थ VS ग्रेटर देन VP आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, IS लेस देन क्या होगा, I। याद देख लेना, अगर NS NP से ज्यादा है तो VS VP से ज्यादा है, लेकिन करंट उल्टा होगा। मतलब अगर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम होगा। ये जो कंडीशन है ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी कंडीशन है यदि NP ग्रेटर देन NS तो क्या होगा, VP ग्रेटर देन VS, और उसके बाद यहां पे क्या होगा, उल्टा IP लेस देन IS। ठीक है, ये अपना है
ट्रांसफॉर्मर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये जो संबंध आए हैं वो इस समीकरण नंबर 5 से आए हैं। समीकरण नंबर 5 से ये दोनों संबंध लिखे गए। एक बार इनको उतार लो, फिर इनकी परिभाषा यहां से बताएंगे। अभी आगे देखो, अब बात आती है फेरो उसकी परिभाषा की। परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो यहां पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से फेरों से अधिक है। ठीक है, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को लिखेंगे NS। क्या लिखेंगे? NS। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP से अधिक हो, अर्थात द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टता VS प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टता VP से अधिक हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP द्वितीय कुंडली में धारा IS से
अधिक होती है जिसे ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जिसे ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इसका हो गया ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का। अब बात करते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर की। अपचाई ट्रांसफॉर्मर यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP से कम हो तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टा VS प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टा VP। देखो, यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP से कम हो तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टा VS प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य वोल्टा VP से कम होगी। तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP द्वितीयक कुंडली में धारा IS से कम होती है, इसे अपचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आगे बात समझ में, कुल मिला के एक बार ये नोट करो, फिर अपन बात करते हैं।
अब देखो बात ऐसी है, अगर आपको वोल्टेज का मान बढ़ाना है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। लेकिन करंट वोल्टेज का जस्ट अपोजिट है, वो जस्ट उल्टा आपको प्राप्त होगा। अगर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में कम है, तो रिजल्ट आपको करंट का द्वितीय कुंडली में अधिक मिलेगा लेकिन वोल्टेज कम मिलेगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर ध्यान रखना वोल्टेज का मान बढ़ता है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब आपने वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट दिया है और आपको प्राप्त मान लो 22 वोल्टेज हो रहा है, तो वोल्टेज का मान बढ़ा, तो इसका अर्थ है वो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है जिसने वोल्टेज के मान में इंक्रीमेंट किया है उसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और बात आती है अपचाई या स्टेप डाउन की, तो उसमें वोल्टेज का मान घटेगा। तो वोल्टेज बढ़ाना और घटाना फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। यदि जिस कोयल को आप है या जिस प्राइमरी कोयल को आप अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट का इनपुट दे रहे हैं उसमें फेरों की संख्या कम है और जहां से अपने को प्राप्त हो रही है वहां पे फेरों की संख्या ज्यादा है, तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा, करंट का मान घटेगा। और यदि हम इनपुट जहां दे रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो वोल्टेज तो घटेगा लेकिन करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अभी आगे देखो, अब आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, अब ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो क्या होती है वो आपको देखना है। देखो, यदि ट्रांसफार्मर में कोई भी ऊर्जा हानि नहीं हो रही, कोई भी ऊर्जा हानि नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है उस ट्रांसफार्मर की दक्षता है 100%। कैसे है 100%? अब निकलता कैसे है वो देखो, द्वितीय कुंडली में शक्ति अपॉन प्राथमिक कुंडली में शक्ति गुना 100 और साथ में क्या आएगा परसेंट का साइन। ठीक है, आउटपुट में आपको जो शक्ति मिल रही है वो इनपुट में शक्ति के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा 100%। कितना आएगा 100%। लेकिन 100% दक्षता किसी भी ट्रांसफार्मर की होना संभव नहीं। ठीक है, उसके बाद इसके 4-5 जो हैं वो हानि है वो पढ़ लेना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। इसके ये नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब देखो,
7.1। ये है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। तो 220 वोल्ट है, तो V बराबर 220 वोल्ट और पावर आपको दिया गया है 100 वाट, 100 वाट देने के लिए बनाया गया है। अब आपसे पूछा गया है वो सुनो। फर्स्ट आपसे पूछा है बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। आपको बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक तो फर्स्ट, सेकंड आपसे पूछा है स्रोत की शिखर वोल्टता, स्रोत की शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता जिसको अपने V0 या Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और थर्ड आपसे पूछा है बल्ब में प्रवाहित होने वाली IRMS धारा, IRMS करंट। ये तीन चीज आपसे पूछी है उसने। अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अपने पास ये दो डाटा दे रखे हैं, अपने को V दे रखा है और P दे रखा है। तो अपने पास देखो P बराबर VI होता है। अब हमारे पास PB है, VB है, परंतु I नहीं है। I को अपन क्या लिखते हैं? V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ अपन लिखेंगे इसको, तो P बराबर VI की जगह लिखा V अपॉन R, तो P बराबर क्या हुआ? V स्क्वायर अपॉन R। हमें तो R चाहिए ना, तो V स्क्वायर अपॉन P। क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन P। R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। तो हमें VB है हमारे पास PB, तो हम जो बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, V का मान 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में 100। ठीक है। तो ये आपका तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई। ठीक है। और साथ में क्या आएगा? ओम। क्या आएगा? ओम आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे तो 44 और गुणा 44 484 ओम। कितना आंसर आ जाएगा? 484 ओम आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद दूसरा, स्रोत की शिखर वोल्टता। स्रोत की शिखर वोल्टता आपको निकालनी है। तो आपके पास क्या है? अपने पास फॉर्मूला होता है VRMS बराबर V0 अपॉन √2। ये तो उसका वर्ग माध्य मूल मान है वोल्टता का, और ये उसका शिखर मान। हमें तो V0 ही तो चाहिए ना, तो V0 बराबर √2 VRMS। तो यहां से V0 √2 मल्टीप्लाई VRMS अपन लिखेंगे। तो VRMS वैल्यू हमें दे रखी 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट तो लगभग 314 के करीब आएगा। 314 वोल्ट के समथिंग आंसर आएगा इसका। सॉरी 311। कितना आ रहा है? 311 वोल्ट। ठीक है।
उसके बाद IRMS, IRMS क्या होगा, हमें IRMS निकालना है। तो IRMS निकालने के लिए हमारे पास देखो क्या है, P बराबर VI है, I बराबर P अपॉन V। तो ये I जो है वो IRMS ही तो होता है ना, तो यहां से P अपॉन V, P का जो मान है वो अपने पास है 100, कितना है 100, और साथ में है वाट, 100 वाट। अपॉन में V जो है वो अपने पास है 220 वोल्ट, कितना है 220 वोल्ट। तो यहां पे अपन बात करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 10 अपॉन 22, और ये जो आएगा ऊपर वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये किस में आएगा एम्पियर में, किस में आएगा एम्पियर के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये अपना जो था, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 0.450 एम्पियर, 0.450 एम्पियर इसका रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, उसके आगे का जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7.2, 7.2 के अंदर देखो, एग्जाम्पल नंबर 7.2। 7.2 में क्या दे रखा है आपको, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक, 25 मिली हेनरी, तो L का मान दे दिया आपको, का एक शुद्ध प्रेरक, पहले इसको मिली को हटा लो, तो 25 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, उसके बाद का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जोड़ा गया है। आपको V दे दिया 220 वोल्ट, कितना दे दिया 220 वोल्ट। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो आपको स्मॉल f दे दिया 50 हर्ट्ज, कितना दे दिया 50 हर्ट्ज हो, तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एक्सएल, क्या पूछा है एक्सएल, और IRMS धारा का IRMS वैल्यू आपसे पूछा। देखिए सबसे पहले एक्सएल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल ओमेगा 2 पाई एफ और साथ में एल, एक्सएल 2 3.14 50, और एल का मान कितना है 25 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 25 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ये अपने पास एक्सएल का मान आ गया, किसका मान आ गया एक्सएल का। और एक्सएल क्या है एक प्रेरकीय प्रतिरोध है, तो साथ में क्या आएगा ओम। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना जो कुछ आएगा। उसके बाद IRMS की बात आती है, तो IRMS अपन निकालेंगे इसके लिए, तो अपन लिखेंगे IRMS बराबर VRMS अपॉन में एक्सएल, यही तो आएगा ना। VRMS अपने को दे रखा है 220, तो 220 एक्सएल 2 गुणा 1.34 50 25 10 की पावर माइनस
ठीक है, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखिए, ये नोट कर लो। ठीक है, आगे देखो। अगला है 7.43 वाला, थ्योरेटिकल है, आप कर लेना। इसमें दे रखे हैं 15 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है, तो सी का मान दे दिया आपको 15 माइक्रोफेरेड, तो सी बराबर 15 माइक्रो 10 की पावर -6 और फेरेड। उसके बाद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया, तो V बराबर 220 वोल्ट और आपको आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज। कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। परिपथ का संधारित्रीय प्रतिघात तथा इसमें प्रवाहित होने वाली IRMS धारा को निकालनी। आपको वही XC और IRMS निकालना है यहां पर भी। तो देखो XC क्या होता है? 1/ω/c। XC बराबर 1/2 पाई FC। XC 1/2, पाई का मान 3.14, F का मान 50 और C का मान कितना है? 15 × 10 की पावर -6। ये आपके पास XC आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो XC बराबर 10 की पावर 6 ऊपर गया, यहाँ एक 0 से कैंसिल कर सकते हो, 10 की पावर 5 ही कर लो, 15 × 30, या ये कर लो 15 5 75 और ये 150 × 3.14। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप IRMS निकालोगे तो इसके साथ तो ओम लगा दो। IRMS निकालते टाइम क्या करोगे? VRMS अपॉन XC। क्या करोगे? VRMS अपॉन XC। तो VRMS का मान आपको दे रखे वही, और अपॉन में XC का मान रख दो। बस इतना सा काम करना है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.6। सात पॉइंट 6 की बात देखिए। 7.6 में आपको क्या दे रखा है? 7.6 में देकर रखा है आपको, वो देखिए, एक 200 ओम प्रतिरोधक
माइक्रोफेरेड संधारित्र। तो R का मान तो आपको दे दिया 200 ओम, C का मान दे दिया आपको 15 माइक्रोफेरेड, तो 15 गुना 10 की पावर -6 फेरेड। उसके बाद आपको वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। स्रोत से श्रेणीक्रम में जुड़े। आपको सबसे पहले परिपथ में धारा की गणना करवाई है। दूसरा, सबसे पहले तो आई पूछे आपसे। दूसरा, प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता मतलब VR और VC आपसे पूछा है। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा है आई, तो आप इस सर्किट को समझने की कोशिश करना। हमारे पास सर्किट के अंदर दो चीजें R और C, तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं ये तो R लगा हुआ है और ये C लगा हुआ है। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है, ये R ये C, इसके सिरों पर V0 R और यहां पर V0 C, इस प्रकार से, और यहां धारा I प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले I तो तभी निकाल पाएंगे जब अपन Z निकालेंगे, क्योंकि I बराबर तो V/Z लिखेंगे और Z में क्या आएगा, R और C का ही तो आएगा ना। तो यहाँ Z अपन क्या लिखेंगे, Z बराबर √R² प्लस XC², क्योंकि हमारे पास L तो है ही नहीं। यहां पर देखो Z बराबर √R², XC को क्या लिखोगे, ओमेगा C 1/, क्या लिखोगे, XC बराबर 1/ओमेगा C। एक मिनट भाई, हाँ, XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा को 2πfc का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। यहां देखो Z बराबर √R का मान है 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 1/2πfc, तो 1/2π का मान 3.14, F का मान 50 और C का मान आपके पास क्या है, 15 गुना 10 की पावर -6, 15 गुना 10 की पावर -6 और इन सबका होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये रिजल्ट आप निकालोगे, जो भी रिजल्ट आएगा। अब हमें आई निकालना है। क्या निकालना है? आई बराबर V/Z, यही तो करोगे ना, या यही कर देता हूं, आ जाएगा आई, क्योंकि आई बराबर V/Z, तो आई V का मान कितना है 220, तो ये 220 लो और अपॉन Z, जो भी है इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेना। 200 का स्क्वायर, चाहिए तो पहले XC बाहर निकालो फिर रख लेना, ठीक है, जरूर नहीं है पहले रखो इसमें। तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 3.14 मल्टीप्लाई 50,
15 गुणा 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। और ये जो रिजल्ट आएगा वो एम्पियर में आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो ओम में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमसे पूछा है वी आर, क्या पूछा है वी आर, तो वी आर जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला जो कि वी आर बराबर आई आर। तो जो आपका करंट आया है ये, इस करंट को किससे गुणा कर दोगे, आर से। किससे गुणा करोगे, आर से। फिर हमसे पूछा है बीसी, तो क्या करोगे, आई एक्सी, तो आई तो ये है, ऐसे कैसे, और एक्सी ये बड़ा आएगा, वो रख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लो। इसमें कुछ नहीं, इसका कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। इसमें सबसे बढ़िया ये है कि पहले एक्सी का बाहरी कैलकुलेशन कर लो आप। ये जो एक्सी वाला पोर्शन है ना, इसका बाहरी सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि आपको एक्सी की यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सी का सॉल्यूशन करके एक्सी का रिजल्ट रख लेना, फिर आर और एक्सी का परिणाम लेके जेड निकाल लेना। जेड के बाद आई आ जाएगा, फिर अपन आई आर वी आर निकाल लेंगे, आई एक्सी से वी से निकाल लेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर पूरा है, इसमें जो भी और कुछ न्यूमेरिकल बच गए वो आप लोग कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।